जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब। आप पाकिस्तान के एक्स वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स रहे हैं और एक्स एम्बेसडर टू सीरिया रहे हैं। एयर मार्शल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम एंड टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आज आपसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी तो पूरी ज़िंदगी एयरफोर्स में गुजरी है। ये जो इंडिया ने रिसेंटली, एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जी कि सर क्रीक से एक रास्ता जो है वो कराची को भी जाता है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये शुरू हो गई, जो कि कहा जा रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ये कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, ये क्यों एक्सरसाइजेस की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान को पैगाम कुछ भेज रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज ही भारत और अमेरिका का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जो कि 2005 से चला आ रहा था, कॉन्टिन्यूटी थी। 2005 में हुआ, फिर 15 में हुआ, और अब दोबारा वो किया है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इस पे जरा अगर कोई कमेंट करें सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने दो मेजर क्वेश्चंस पूछे हैं, एक त्रिशूल के बारे में और एक ये जो 10 ईयर डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। तो मैं इन दोनों को अलग अलग डील करूंगा क्योंकि ये अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त वो अपने ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल है, इसको मैं कहूंगा कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो इंडिया में टेकअप हो रही है। अगर आपने देखे कि इवन जो वहां के वेस्टर्न कमांड के आर्मी के जनरल हैं, वो उन्होंने ओपनली एक किसी मीटिंग में ये कहा कि जी के क्या कहते हैं कि ये तो एक्सरसाइज पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए की जा रही है। ठीक है ना, हम प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, हम सिर्फ इंडिया के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम अपनी इस एक्सरसाइज में बेस्ट शो करेंगे ताकि पाकिस्तान को सही जवाब मिले। तो इवन जो है ना, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो पर्सनल हैं जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, उनको ये बिल्कुल अंदाजा है कि ये एक्सरसाइज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि ये बेसिकली बिहार इलेक्शंस के लिए हो रही है। अगर आप डॉक्टर साहब याद करेंगे, अब मेरे ख्याल 4 नवंबर और फिर 10 नवंबर को यानी कि वोटिंग हो रही है बिहार में। ठीक है ना। सो ये बेसिकली उनको वो इलेक्शन जीतने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। अब इतने बड़े पैमाने पे क्यों एक्सरसाइज की जा रही है? इसलिए कि मेरे नजदीक जो है ना, जो पॉलिटिकल एलीट है जो इस वक्त दिल्ली में है, वो जो है ना वो जरा बहुत ही शर्मिंदा हो चुके हैं अपनी आवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने। वो ये इस वक्त जो है ना, एक दुनिया में जनरल परसेप्शन ये है कि इंडियन फोर्सेस जो है ना वो एक सेकंड ग्रेड फोर्सेस हैं। इन्होंने अपने आप को, ठीक है, फिल्मों के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आला जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन जब टेस्ट में ये लोग गए तो दे फेल्ड मिजरेबली। सो उन लोगों ने ये जो है ना एक्सरसाइज त्रिशूल को होल्ड कर रहे हैं एंड सो क्लोज टू द बॉर्डर। देखिए, इस तरह कभी नहीं हुआ कि क्या कहते हैं कि हम लोगों ने या उन्होंने बाय सर्विस या ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस पहले नहीं की, करते रहे हैं वेरी, यानी कि रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस होती रही हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि ये एक्सरसाइजेस कभी बॉर्डर के इतने करीब नहीं है। ठीक है ना। अगर आप इस वक्त एरिया ऑफ एक्सरसाइज देखें तो वो बिल्कुल जो सिंध हमारा प्रोविंस है और थर डेजर्ट जो है जो उसमें, उसके बिल्कुल साथ क्या कहते हैं ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस इसलिए इतनी करीब नहीं होती कि देखिए, हम अपने इलाके के अंदर हम अपने जहाजों को और अपने सेंसर्स को पोजीशन कर सकते हैं। और आपने अमूमन देखा होगा कि जो ये पैसिव सेंसर्स होते हैं, उनका बेसिक काम ही यही होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो दूसरी वेव्स जो हाई टेक इक्विपमेंट से एमिनेट हो रही होती हैं, उनको डिटेक्ट करे, उनकी फ्रीक्वेंसीज को देखे, और फिर जो थ्रेट लाइब्रेरीज हैं
जो जहाजों के अंदर होती हैं या हाईटेक सिस्टम्स के अंदर जैसे शिप्स हैं या सबमरीन्स हैं, उनके अंदर उन थ्रेट लाइब्रेरीज को अपडेट करना होता है। अगर ये लोग एक्सरसाइज इतनी करीब कर रहे हैं तो हमारे लिए उतनी ही आसानी है। मैं तो बल्कि जब एक्सरसाइज एरिया को देख रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि ये इतना करीब कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एक जो चीज मेरा ख्याल जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया है वो बिल्कुल ठीक है। वो हमने अपने जो जिसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट कर दिए, जो 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 हमारी कमांड्स हैं, जो क्या कहते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, और ऑल दोज बेसेस और ट्रूप्स जो हैं वो अलर्ट पे चले गए हैं, क्योंकि इंडिया से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन दिनों में। देखिए, उन्होंने सिंदूर 1 में कोशिश की कि हमें ऊपर पंजाब में और सेंट्रल पाकिस्तान के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू कोशिश की और पाकिस्तान ने जो उस पर रिएक्शन दिया वो उनकी अगेन एक्सपेक्टेशन से सेपरेट था। और आज यानी कि लग रहा है कि वो ये बैटल भी यानी कि हार गए, ठीक है ना। सो अब वो ये सिंदूर 2 या त्रिशूल के थ्रू वो अगर कोई इस तरह की हरकत करते हैं कि जिसको वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत वो अंदर आना चाहते हैं, तो वो जो है ना मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेवकूफी की बात वो कोई कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने 7-8 साल पहले कोल्ड स्टार्ट को नलिफाई किया था जब हमने बड़े स्पेशलिस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स बनाए थे सिर्फ कोल्ड स्टार्ट को काउंटर करने के लिए। फिर हमने वही कैपेबिलिटी जो है वो अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवी को भी दी, ठीक है ना। सो अगर वो ये समझते हैं कि जी के वो कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो वो सिवाय अपने आप को नुकसान पहुंचाने के और नहीं कुछ करेंगे, ठीक है ना। और फिर यानी कि एक इस तरह की हालत हो सकती है कि जी जिसके ऊपर बाद में उनको शर्मिंदा होना पड़े। जहां तक सर क्रीक का मामला है डॉक्टर साहब, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्चुअली जो ईस्ट वेस्ट बॉर्डर है सर क्रीक में, उसके ऊपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली कंफ्यूजन वो जो है जो क्रीक एरिया में से एक जो लाइन नॉर्थ साउथ आती है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो लोग कहते हैं कि जी ये क्रीक के सेंटर में, हम कहते हैं कि नहीं ये क्रीक के ईस्टर्न एंड के ऊपर है, ठीक है ना। एंड दिस एरिया इज नॉट मोर देन 4 to 5 किलोमीटर्स वाइड, ठीक है ना। अब वो हम यानी कि दोनों कंट्रीज के दरमियान ये एक वजह तनाजिया तो है, लेकिन हम कभी भी हमने सर क्रीक के ऊपर जंग नहीं लड़ी और न ही हमने कभी उसको क्या कहते हैं, हम कहेंगे जी के किसी हायर लेवल के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन हुई हो, क्योंकि वो एक अनइनहेबिटेड एरिया है, वहां ना कोई आबादी है ना कुछ है, ठीक है। एक बॉर्डर है, हम कहते हैं बॉर्डर 5 किलोमीटर ईस्ट पर है, वो कहते हैं नहीं बॉर्डर 5 किलोमीटर वेस्ट पर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये राजनाथ साहब ने ये इसको एक इशू बना के अननेसेसरीली जो है ना एक त्रिशूल को एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश की है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि बेसिकली त्रिशूल जो है वो एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो इंडिया कर रहा है और वो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो पाकिस्तान ने सेफगार्ड्स ले लिए हैं वो बहुत सही हैं। वो कहते हैं ना बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है ना। हमने वो सारे स्टेप्स ले लिए हैं और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया ने ये हरकत दोबारा कोल्ड स्टार्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो उनको सवाई शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, जहां तक कमिंग, सॉरी इफ आई कम टू यू, जस्ट आई टेक अ मिनट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था ऑन दी अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक डील, मेरे ख्याल उसके बारे में कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले 20 साल से ये है जो विच प्रोवाइड्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी के वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस से क्या कहते हैं फायदा हासिल कर सके, इंटेलिजेंस एक्सचेंज होता है। तो ये एक नॉर्मल सा एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है जो हर कंट्री एक दूसरे के साथ करती है, तो हमें इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये जो है ये पाकिस्तान से ज्यादा ये नीचे
जो वो साउथ चाइना सी और उसको जो वहां जो वो इंडिया और अमेरिका अपना थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ये उस तरफ है, ये उस तरफ बेस्ड है ज्यादा, नॉट बेस्ड वर्ड्स पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर मैं देख रहा था कि जो एक्सरसाइज ये त्रिशूल है, इसके बारे में इंडियन फोर्सेस ये कह रही हैं कि जी ये मल्टी लेवल पे है, इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डोमेन ऑपरेशन होंगे, और इसमें ट्राई सर्विस जो है वो साइबर एंड स्पेस डोमेन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर सर ये अब ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, वो कह रहे हैं कि जी जो नेवी है और जो लैंड फोर्सेस हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, उनकी बड़ी रेलिवेंस है, बड़ा उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन असल चीज़ तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर स्पेस है। तो ये इसमें ये साइबर एंड स्पेस डोमेन में क्या कर सकते हैं जो जो ये जिक्र कर रहे हैं? देखिए वो अब वो हर चीज करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान ने मई 2025 में उनको यानी कि करके दिखलाई है, ठीक है ना। जहां तक उनकी कैपेबिलिटी का ताल्लुक है कमर साहब, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इंडिया एटलीस्ट हमसे 10 से 15 साल पीछे है, ठीक है ना। आप मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कर रहे यानी कि जरूर द फ्यूचर लाइज ओवर देयर। जब आपने ड्रोन्स इस्तेमाल करने, आपने सैटेलाइट्स को लाके आपने लार्ज स्केल फोर्स एम्प्लॉयमेंट्स करनी है। मैं एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि देखिए पहले हम जब डॉग फाइट्स की बात करते थे तो हम 2 से 4 जहाजों की बातें करते थे, अब हम 100 से 150 जहाजों की एक वक्त में एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे होते। तो जब हमने लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट करनी होती है तो फिर हमें जितने असेट्स हमारी डिस्पोजल पर होते हैं हमने उनको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना वो ये होता है कि आपके पास जो असेट्स हैं वो डिफरेंट ओईएम्स की तरफ से आए। कोई अमेरिकन इक्विपमेंट होगा, कोई इजरायली इक्विपमेंट इंडिया के पास होगा, कोई उनके इंडिजिनस The इक्विपमेंट Army, उनके Navy, Air पास होगा, Force, as well कोई as रशियन Coast इक्विपमेंट Guard उनके and पास BSF होगा। and the central वो agencies are सारे participating. इक्विपमेंट्स And को in a किस large तरह एक दूसरे से बात करा के एक कोहेरेंट पिक्चर अपने कमांडर्स को पेश करेंगे ताकि वो कमांडर्स जो हैं वो एक स्टेप ले सकें। हम ये सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं और हमें पता है कि जी ये जो कमांड लिंक्स बनाने में ये कोई ख्वाहिश के ऊपर ये आप ये चीज अचीव नहीं करते। इसमें एटलीस्ट से 12 साल लगते हैं आपको एक चीज डिजाइन करने में, उसको यानी कि किसी शेप में ला, उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स करने में, और फिर सबसे बढ़कर जब आप उसको फाइनल कर लेते हैं तो उस सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करके अपनी फोर्सेस को उसके ऊपर यानी कि जंग करने की सलाहियत पैदा करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। सो ये इतना छोटा काम नहीं है। अगर वो ये कर रहे हैं तो चले गुड, पाकिस्तान से वो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो समझते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ हो जाएगा तो नहीं, दे आर स्टिल 10 to 15 years behind पाकिस्तान इन दिस बिल्कुल इन ठीक दिस है। अच्छा अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा थोड़ा सा, मैं पढ़ रहा था वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो वो कह रहे हैं कि हम जॉइंट डॉक्ट्राइन्स हमने डेवलप की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें हम सिनर्जी बिल्ड करना चाहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स एंड हाई इंटेंसिटी सिनेरियोज के अंदर हम काम करना चाहते हैं, ये हम उस लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है कि मतलब ये कौन सी इन्होंने कोई डॉक्ट्रिन्स डेवलप की हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहले नहीं इन्होंने की, और ये कौन सी ऐसी सिनर्जी है सर जो आप समझते हैं कि ये समझते हैं कि जो हाई इंटेंसिटी सिनेरियोज के अंदर हमें जो है वो इंगेज होने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज तो फिर सीधा चला गया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले इनके पास ये चीजें नहीं थी जो ये अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है, या क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है एंड द रियल गेम इज के वही जो आप पॉलिटिकल कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए जब इतनी लार्ज स्केल के ऊपर फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है तो किसी ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट को तो वैलिडेट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो उन्होंने हमसे सीखी हैं ऑपरेशन सिंदूर 1 में, वो आप खुद करके देखना चाहते होंगे कि जी कि उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, 1। नंबर 2 जो है, देखिए हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो है ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये रातों रात नहीं आती, ना ये वेपन खरीदने से आती,
ठीक है ना, ये आती हैं जब आप अपने फोर्सेस को उन वेपन्स के ऊपर ट्रेन करते हैं और अपनी फोर्सेस को वॉर कैपेबल करते हैं। ये बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जो 4 से 5 साल के ऊपर मुहित होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए, हम दोनों कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान और इंडिया, हम न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और हम दो वाहिद न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनके कॉन्टिगुअस बॉर्डर्स हैं, यानी कि हमारे बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ठीक है ना। सो हमारे यहाँ दोनों हम दोनों ने 1998 के बाद से ये सबक सीखा हुआ है कि हम एक कन्वेंशनल वॉर एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो है क्या कहते हैं, इस सब कन्वेंशनल डोमेन में एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं जिसमें हम मैक्सिमम डैमेज एक दूसरे को प्रोवाइड करें। जैसे कि हमने सिंदूर 1 में देखा कि इंडिया ने जब हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने अपने आप को क्या कहते हैं, हमने उस डिफेंस में उनको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया। और जब हमने अपने राइट टू रिस्पॉन्ड हमने अवेल किया तो हमने उस 1 या 2 दिन के अंदर हमने उनको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो है ना, एक तो द वर्ल्ड पावर्स दे कम इन बिटवीन, बिकॉज वो कोई नहीं चाहता कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर चली जाए। ठीक है ना, क्योंकि सूनर और लेटर फिर न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का टाइम आ जाएगा, जो कि ना जो दोनों पार्टीज हैं वो चाहती हैं और ना ही दुनिया चाहती है। सो इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे दरमियान 4 से 5 मैक्सिमम 6 दिन का होगा, इससे ज्यादा का हो नहीं सकता, क्योंकि फिर न्यूक्लियर वेपन्स की इंप्लॉयमेंट कोई ना कोई एक हरीफ सोचना शुरू कर देता है। हमें जो है ना, जब हम एक शॉर्ट हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि हम अपने मैक्सिमम वेपन्स को इस्तेमाल करें इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ज्यादा वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्चुअली दुश्मन को भी ज्यादा टारगेट्स दे रहे होते हैं हिट अपॉन करने के लिए। सो इट हैज टू बी अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी के जी के आपने नुकसान पहुंचाना है और अपना नुकसान मिनिमम करना है। ठीक है ना। सो इट इज अ वेरी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज अ साइंस इन इटसेल्फ। और पाकिस्तान ने माशाल्लाह मई 2025 में उनको दोनों चीजें इन द डिफेंसिव फॉर्म एज वेल एज इन द ऑफेंसिव फॉर्म करके दिखले कि जी के हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह किए जाते हैं कि हमने जो उनको नुकसान पहुंचाया। आपने हमारे ना डिफेंस मिनिस्टर को ना हमारे सर्विसेज चीफ्स को किसी को नहीं देखा होगा कि वो इधर उधर जाके कोई बड़े बोल रहे हैं कि जी के हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया। ये दुनिया कह रही है कि जी के पाकिस्तान ने इंडिया का इतना नुकसान कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि जी के पाकिस्तान ने उनके साथ जहाज गिरा दिए। हमने तो कभी बड़ा बोल नहीं बोला, इसलिए कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स जी कि हम एक मैच्योर कौम है और हम मैच्योर कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है ना। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरी दुनिया में उनका परसेप्शन चला गया है, उसने जो इंडियन पॉलिटिकल एलीट है उसको बिल्कुल अननर्व कर दिया। बिल्कुल। ठीक है ना। और अब वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, कभी त्रिशूल एक्सरसाइज करके, कभी अपने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से झूठ बुलवा के, कभी दुनिया में जाके बड़ा बोलने से, कभी कुछ करने से वो अपने आप को जितना इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया उनको देख के हम दुनिया से आजकल के दौर में कोई चीज छुपा तो नहीं सकते। हम कितने ही बोलेंगे जी के हमने इतने राफेल गिराए हैं, फ्रांस को पता होगा कि कितने राफेल गिरे। वो कितना ही बोलेंगे जी के क्या कहते हैं कि हमने इतने F-16 गिराए हैं, अमेरिका को पता होगा कि कितने F-16 गिरे। ठीक है ना। तो आजकल का दौर एक बड़ा यानी कि जिसको कहते हैं ना कि ओपन दौर है। और सिंदूर 1 ने इंडिया को बिल्कुल अननर्व कर दिया। और मैं इस एक्सरसाइज को हमने प्रिकॉशंस, जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे नजदीक इट इज अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज, लेकिन ऑल सेड एंड डन हमें इस एक्सरसाइज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी डिप्लॉयमेंट्स बिल्कुल डिफेंसिव अच्छे तरीके कि हम इंडिया को कोई मौका ना दें कि वो हमारी एक भी हमारे जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी वो हासिल कर सके।
अच्छा एयर मार्शल साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो जो उनकी गवर्नमेंट कह रही है या उनकी अफवाज ये कह रही हैं कि बेसिकली हम इंट्रॉपरेबिलिटी को मजीद शार्पन करना चाहते हैं। सर आपको पता होगा कि इंडिया ने जो सीडीएस का ऑफिस क्रिएट किया था, वो इसीलिए ही मेरा ख्याल है क्रिएट इन्होंने किया था। और दूसरा, इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि भाई इनके आपस में एयर फोर्सेस में भी मसले रहे। सीडीएस कहते थे कि जो एयर फोर्स है वो सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स वाले कहते थे नहीं हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है। तो इस तरह की डिस्कशन भी हुई, लेकिन इंट्रॉपरेबिलिटी को शार्पन करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको फाइन ट्यून करना चाहते हैं, ताकि हम सिंगल इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे सामने आए। तो सर ये इट मींस कि डू यू थिंक कि आप जैसे कह रहे थे कि ज्यादा जंग नहीं चलेगी, लेकिन रिसेंटली इंडिया के आर्मी चीफ ने कहा था कि हमें लंबी जंग के लिए तैयार रहना होगा। इतने लोगों को लगाना और इतना करीब बॉर्डर के ऊपर आना, आपको नहीं लगता, आपको लगता है क्या ये सिर्फ इंट्रॉपरेबिलिटी और फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज, या क्या आपको लगता है कि ये जो ये सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान से लंबी जंग लड़नी चाहिए, ये उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और साथ में अपने जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्री के उसको भी वो कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना, यानी कि ऑल सेड एंड डन के हम के इंडिया इतना बेवकूफ होगा कि वो इंटर ऑपरेबिलिटी के नाम के ऊपर वो पाकिस्तान से जंग करना चाहेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट्स को वैलिडेट करके फिर जंग की जाती है, जंग के दौरान तो कॉन्सेप्ट्स को वैलिडेट नहीं किया जाता। यही तो मैं आपसे डॉक्टर साहब आपको कह रहा था कि क्या होता है, पहले एक यूनिफाइड कमांड लिंक बनाना पड़ता है ताकि सारी फोर्सेस एक दूसरे के साथ बात कर सके, ठीक है ना, बात कर सके, डेटा शेयर कर सके, एक कंबाइंड डिसीजन ले सके, ठीक है ना। और फिर आपने उस चीज को टेस्ट एंड ट्रायल में डालना होता है, उसके ऊपर एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, उसकी वीकनेसेस को रिमूव करना होता है। और जब आप उसको रिमूव कर लेते हैं तो फिर आप एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि आप उसको, अपनी फोर्सेस को उस कॉन्सेप्ट या उस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ऑपरेशनलाइज कर सके। जब वो ऑपरेशन है तो फिर उनको जंग के अंदर लेके जाया जाता है। देखिए, इंडिया ने सिंदूर 1 में अपनी क्या वीकनेस शो की थी? उन्होंने ये वीकनेस शो की थी कि जी के उनके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे वो एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, एक कोई रशियन प्लेटफॉर्म था, कोई इजरायली प्लेटफॉर्म था, कोई फ्रेंच प्लेटफॉर्म था, और जो दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे वर नॉट हैविंग अ कंबाइंड पिक्चर एट प्रोबेबली एट एनी कमांड सेंटर, ठीक है ना। सो ये जो वीकनेस है ना, ये सबसे बड़ी वीकनेस है, और ये इस वीकनेस की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, या अगर उनमें थोड़ी सी अकल होगी और उन्होंने एक्चुअली अपने आप को प्रिपेयर किया होगा पिछले 5-6 महीनों में, तो उन्होंने अपनी इस कमी को टेस्ट करने के लिए किया होगा। लेकिन जिस तरह बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जंगों में चीजें टेस्ट नहीं करते, हम जंगों में टेस्टेड चीजों को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, मैं ये, आई गॉट। अगर वो आप हमारे साथ वो जंग करके कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको ये समझाना, मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये बात आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हर एक को बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो जो हमने गेम, जिसके ऊपर हमने अपना एक कोई गेम प्लान नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना। वो ये इस तरह की हमने सारी सिचुएशंस के काउंटर्स सोचे हुए हैं, वो कन्वेंशनल काउंटर्स भी हैं और वो स्ट्रेटेजिक काउंटर्स भी हैं, ठीक है ना। श्योर। और अगर आप बिल्कुल। ये इलाका देखें, इसके अंदर तो इतने सारे ये तो इलाका रिच इन टारगेट्स है। हम्म। कांडला, आप उनका वो देखें, क्या कहते हैं, जो सी पोर्ट है, ये इन्होंने एक स्पेशल सी पोर्ट बनाया था फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, और ये बड़ा ही मॉडर्न और बहुत ही हैवी, यानी कि वहां से मूवमेंट, वो उनका एक टारगेट है। प्लस रिलायंस वालों की, क्या कहते हैं, जामनगर के अंदर एक इतनी बड़ी यानी कि रिफाइनरी है, फिर बेसिस हैं आपके उतरलाई, जामनगर, नालिया, भोज, ठीक है ना। तो आप क्या क्या यानी कि आप ऐसे इलाके में एक्सरसाइज करेंगे जहां
आपके यू आर रिच इन टारगेट्स, और वो टारगेट्स जो पाकिस्तान के नॉर्मल वेपन्स की जद के अंदर है। ठीक है ना, अगर आप मूव करेंगे, अगर आप फर्ज कर लेंगे आप जिस इलाके में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो हमने नसर मिसाइल किस लिए बनाया था? इसी चीज को काउंटर करने के लिए ना। हमारे इलाके में तो कोई आबादी नहीं है, मरेगा कौन? आपके बंदे मरेंगे। ठीक है ना। और जब नसर मिसाइल बना था, तो फिर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को सुना था कि इंडिया ने शेल्फ कर दिया था, क्योंकि इट वाज नॉट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन एनी मोर। ठीक है ना। अच्छा, अगर वो बिल्कुल। 8-10 साल के बाद चाहते हैं कि वही एक घिसा पिटा अपना कॉन्सेप्ट फिर लेकर आए, तो उसमें नुकसान सिर्फ उनका होगा। पाकिस्तान इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आज मैं देख रहा था कि जो इंडिया और अमेरिका का दिफाई जो एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा कि इंडिया जो है उसने बहुत सारे वेपन सिस्टम इंटीग्रेट कर लिए हैं मिलिट्री में, जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिए। मैं चाहता हूं मैं आपसे जरा उस पर बात करूं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि C-130 सुपर हर्कुलस, C-17 ग्लोब मास्टर, P-81 कोई एयरक्राफ्ट था, इसी तरह चिनोक हैं, सी हॉक हैं, अपाची हैं, हारपून एंटीशिप मिसाइल्स हैं, और MQ-9 भी स्काई गार्डियन। तो ये वो कह रहे हैं कि जी हमने, अमेरिका ने इंडिया को दे दिए हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि हम इस, जस्ट मैंने ये नाम लिए हैं क्योंकि आज उन्होंने इस दफाई एग्रीमेंट में इनका जिक्र किया स्पेसिफिकली कि हमने इंटीग्रेट करवा दी हैं इनकी फौज के अंदर। आपको क्या लगता है कि ये बताने का क्या मकसद हो सकता है, या हमारे पास इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर मौजूद है? जस्ट एक लेमैन का सवाल है, एक जी, प्लीज माय एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब, आपके सेकंड सवाल का मैं पहले जवाब दूंगा। वी हैव बेटर वेपन्स देन देम। ठीक है ना। और बोथ चाइना एंड अमेरिका हैव गिवन अस बेटर वेपन्स देन व्हाट दे हैव गिवन टू इंडिया। ठीक है ना। अगर उन्होंने इंडिया को C-130 दिए तो वो तो हमारे पास भी है। उनके पास, हमारे पास F-16 है, उनके पास F-16 है नहीं है। ठीक है ना। हमारे पास चाइना के बेहतरीन मिसाइल हैं, उनके पास हैं नहीं है। हमारे पास फ्रांस के बेहतरीन रेडार्स हैं, उनके पास हैं नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने जो इवन फ्रेंच जहाज लिया वो हमारे जो JF-17 ब्लॉक 3 पे रेडार लगे, वो उससे बहुत बेहतर है। जो हम मिसाइल्स कैरी करते हैं वो उनसे बहुत बेहतर है। देखिए, अगर आप आज एक मिसाइल ले लें तो आपको एटलीस्ट 1.5 साल लगता है उस मिसाइल को ऑपरेशनलाइज अपनी फोर्स पे करने में। ओके। ठीक है ना। इवन अगर आपने कुछ ना करना हो, देखिए जो अपनी फोर्सेस को वॉर रेडी करना जो है ना, वो हर कमांडर का सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा एम होता है। ठीक है ना, कि वॉर रेडी किया जाए। वॉर रेडी का मतलब होता है कि जी कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स, जो वॉर प्लान्स, जो वॉर स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, उनको, उनकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर तवज्जो देना। ठीक है ना। और ये एक्सरसाइजेस जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं, ये त्रिशूल भी अगर उस तरह की एक्सरसाइज है तो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं फिर दोबारा इसको कहूंगा कि मेरे नजदीक इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज देन रियली क्या कहते हैं कि अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान को हर गिज अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए, और बिल्कुल। हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो एक, वो कहते हैं ना, जख्मी सांप की तरह है कि कोई उसके सामने से गुजर जाए वो उसको पड़ बिल्कुल। जाए। अच्छा, बिल्कुल सर, बस डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जी सर क्रीक से रास्ता कराची भी जाता है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वॉर मॉन्गरिंग कहेंगे आप उसे, या ये प्रोवोकेशन वो क्यों करते हैं जब उनको पता है ये वो कर नहीं सकते? तो व्हाई व्हाई डू दे? डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगर इजाजत दे तो एक काउंटर सवाल कर लूं कि ना, सर हम उनकी स्टेटमेंट्स को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? मुझे सर तो वो वो राजनाथ साहब जो है ना, ही सीम्स लाइक अ जोकर टू मी। ठीक है ना। यू आर नॉट सपोज टू गिव एट सच सीनियर पोजिशंस, यू आर नॉट सपोज टू गिव सच स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। आप क्या समझते हैं कि दूसरी कंट्री ने, जिसके खिलाफ आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने चूड़ियां पहन के रखी हुई हैं? उन्होंने ये सारी चीजें नहीं सोची होंगी? उन्होंने, हमने ये हर चीज
गेम प्लान की हुई है, हमने हर चीज ये देखी हुई है, हमें पता है कि हमने क्या करना है। वो सर क्रीक से जरा ये पाकिस्तान की तरफ आने की तो कोशिश करें, पहुंच ही नहीं सकते कराची तक। ये हमें पता है अपनी कैपेबिलिटी का। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल और ऐसे। हम यानी कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमें पता है कि एज कंपेयर टू इंडिया वी आर अ स्मॉलर फोर्स, हमारी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ भी कम है ऑफ असेट्स की। तो हमने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही यानी कि जिसको कहते हैं कि सोच समझ के एक स्ट्रेटजीज अपनी बनाई है और काउंटर स्ट्रेटजीज बनाई, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल सही। लोग, और आप याद रखेंगे जो ढोल, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं वो पंजाबी की एक दो कहावतें जिनको उर्दू जी, में जी, आपको कहूं कि जी के जी। ढोल जितना खाली होता है ना उतनी जोर से बजता है, वो टीम बिल्कुल। जितना खाली होता है ना उतनी जोर नाल बजता है, ठीक है ना। तो ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, जो वाकई स्ट्रांग होते हैं, जो अंदर से बिल्कुल रेडी होते हैं, वो बड़े बोल नहीं बोलते, वो कहते हैं कि आओगे तो फिर बताएंगे। वो जो बिल्कुल। होता है ना, जो जिसने एक इंप्रेशन क्रिएट करना होता है कि मैं भी बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बदमाश हूं, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मैं तो राजनाथ साहब को तो कभी मैं तो सीरियसली लेते ही नहीं। और खास तौर पे मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि जब इंडियन आर्मी एयरफोर्स चीफ ने वो स्टेटमेंट दी थी, इट वाज सो बियॉन्ड बिलो हिज लेवल टू बी टेलिंग लाइज इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल प्रेस, जबकि इंटरनेशनल प्रेस ने उनकी उस स्टेटमेंट को खुद ही कोई लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि हर एक को पता है कि सच्चाई की। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल सईद खान साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और बड़ा मजा आया वंस अगेन। जैसे कहते हैं ना, आपका तो बहुत ज्यादा तजर्बा है, हम जो लेमैन सुन रहे होते हैं, दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन सो मेनी थिंग्स। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली एक्सरसाइज ट्रिशल जो इंडिया कर रहा है उसका मकसद क्या है, और ये वो जो वॉर गेम्स हैं इतने बड़े पैमाने पे क्यों जा रही हैं। और जैसे कि आपने कहा, पाकिस्तान को अपना गार्ड बिल्कुल लोअर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपना इमेज बिल्डिंग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मामलात उनके बहुत ख़राब हो गए। और इसमें जारी बात है उनकी जो एक पॉलिटिकल एंगल है वो भी कभी भी हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑलरेडी देयर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, वेरी सर काइंड ऑफ थैंक यू फॉर यू। स्पेयरिंग टाइम सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।